नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एसएसटी का पेपर नंबर 4, उसका सेक्शन बी। पेपर 2 और 3 अपलोडेड है और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सेक्शन ए के। तो आइए देख लेते हैं कि सेक्शन बी में हमसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शायद मैंने पहले बताई भी होगी कि सेक्शन बी जो 2 मार्क का होता है तो जनरली हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे कैसे कि आधी मार्क 1 पॉइंट, तो हम 2 मार्क है तो 4 पॉइंट्स लिख के आंसर फिनिश कर लेंगे। वेरी गुड, सही बात है। ये ज़्यादातर एप्लीकेबल होता है साइंस के लिए, बट अगर हम एसएसटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें लेंथ में जाना होता है। तो रेदर देन 4 पॉइंट्स आपको यहाँ पे 6 पॉइंट्स जो है वो मान के चलने हैं कि आपको 6 पॉइंट्स तो लिखने ही होंगे। और अगर आप 4 पॉइंट्स लिखते हैं 2 मार्क के अंदर तो आपके पॉइंट्स फिर उतनी वो कहते हैं ना डेप्थ दे पाए आंसर को, आपको वो देखना होता है। जहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ लेंथ बन ही नहीं सकता है तो दैट्स वेल एंड गुड, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जहाँ पर हो वहाँ पे हमें कोशिश करनी होती है। तो उसी को ही दिमाग में रख के मैंने आपको आंसर्स का फ्रेम आउट दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और उसके आंसर्स कैसे हम बना सकते हैं। तो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी के बारे में हमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना है। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इसके अंदर पॉइंट्स को अच्छे खासे फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो जैसे है कि फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा से 26 माइल्स दूरी पर है उत्तर प्रदेश में। ओके, अकबर जो था उन्होंने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था फ्रॉम आगरा। पहले आगरा में उनका कैपिटल था, मतलब मेन जो उनका थ्रोन था, जो रूल थे वो आगरा से करते थे, पर फिर उन्होंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, सीकरी में। कब? 1572 AD में, इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। उनके मेमोरी में वो वहाँ पे चले गए थे और वहाँ पे फिर उन्होंने अपना पूरा का पूरा किंगडम जो है वो कंट्रोल करना वहाँ से शुरू किया था। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी वो शुरू हुई थी 1569 में, ठीक है। 72 में उन्होंने अपना पूरा राजपाट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया था और 72 में कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट बिल्डिंग्स ऑफ द, ओके नॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, एक्स आएगा। ओके, अब इसके अगर हम बात कर लेते हैं तो इन बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द कौन सी और बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। तो इन बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द अगर हम देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा पैलेस ऑफ द बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ द बीबी मरियम, ओके, पैलेस ऑफ टर्की सुल्तान, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, और जो बेसिकली 50 मीटर जितना हाई है एंड 32 मीटर वाइड, ओके, वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा सीकरी के आप देखो तो अदर वेल नोन है रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ सीकरी। अब उसके अंदर कौन कौन से हैं? जोधाबाई, पंचमहल, टोम्ब ऑफ द शेख सलीम चिश्ती, जिनके नाम पे बेसिकली इनकी याद में बनाया गया था। दीवाने आम, दीवाने खास, ये भी है। दीवाने आम और दीवाने खास का मतलब कि जहाँ पे उनकी सभा लगती थी। आम जहाँ पे कॉमन पीपल आते थे और खास जहाँ पे उनके खास मेहमान आते थे, तो वो अलग अलग जगह होती थी। और ज्योतिष महल, ठीक है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है फतेहपुर सीकरी और उसके इर्द गिर्द वाले जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द टर्म्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। देखो, एज पर द आर्टिकल 341 वो लोग या वो कास्ट जो शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में आते हैं या वो कास्ट जो जिनको हम शेड्यूल्ड कहते हैं, ओके, तो वो आ जाते हैं, उनको हम शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। और आर्टिकल 342 में वो लोग, ठीक है, जो शेड्यूल्ड में आते हैं तो उसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं। 341 में कास्ट आ जाता है, 342 में ट्राइब्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उनकी ट्राइब, उनकी कास्ट जो 341 और 342 आर्टिकल के अंदर वो लोग आते हैं तो वो कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, बस इतना सही, और तो कुछ इसके अंदर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम फेस होने को आई थी जूट इंडस्ट्री की इंडिया के अंदर? तो टुडे अगर हम देखें आज के टाइम पे तो जो डिमांड है जूट की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, ओके, एंड बिकॉज ऑफ द अदर मटेरियल्स। जनरली जूट को हम लोग पैकेजिंग मटेरियल में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होगा, मे बी आपने वो जूट की गनी बैग्स जिसको हम कहते हैं वो देखा होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। हमने तो बहुत देखा था, पापा वगैरह घर पे लाते थे वो गेहूँ वगैरह, तो वो देखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक कि डोरमेट्स जो होते थे वो भी जूट के बनते थे। तो जूट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, पैकेजिंग मटेरियल इन सब के अंदर भी। पर फिर धीरे धीरे आने लगा कि दूसरी चीज़ें आने लगी, उनसे सस्ती बनने लगी, उनसे अट्रैक्टिव बनने लगी जूट से, तो लोग उस तरफ टेंड हो गए। तो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही प्रॉब्लम जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, मैंने कहा, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड कम हो गई है, तो ये 2 वजहों से ये प्रॉब्लम जो है वो इंडिया में आई है कि जूट का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट
सनराइज इंडस्ट्री इज़ द प्लास्टिक इंडस्ट्री। अच्छा, मुझसे शायद पेपर नंबर 3 में गलती हो गई थी, उसमें भी सनराइज इंडस्ट्री था, मैंने वहाँ पे शायद IT इंडस्ट्री लिख दिया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। प्लास्टिक इंडस्ट्री आएगा, तो मैं खैर वहाँ पे एक कमेंट डाल दूँगी, तो उसको प्लीज़ थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा। फिर आता है मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, दैट इज़ अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज़ हुमायूं टॉप्स सिचुएटेड, गिव द इन्फॉर्मेशन। और मुझे जहाँ जहाँ लगा, मैंने आपको तो पिक्चर्स दिए हुए हैं, वो क्या जब विजुलाइज करती हो पिक्चर्स के तो आपको एग्जाम तक याद रहता है कि हाँ मैम ने दिया था, ऐसे पिक्चर दिख रहा था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है पिक्चर के थ्रू आप आंसर्स को मेमोराइज करने में। तो आई ट्राइड कि मैं आपको थोड़ा सा वो दे दूँ। तो हुमायूं टॉप कहाँ पे सिचुएटेड है, तो बेसिकली ये टॉप जो है वो मुग़ल एम्परर हुमायूं ने बनाया था दिल्ली में। ओके, और ये मुग़ल आर्किटेक्ट का बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। जब हुमायूं मर गए थे तो उनकी जो बेगम थी, उनकी जो रानी थी हमीदा बेगम, उन्होंने इस टॉप में उनका मकबरा बना दिया था। दिस टॉप वॉज मेड इन द ईरानियन स्टाइल, ठीक है, ईरानियन स्टाइल में, जहाँ पर रेड और वाइट स्टोन, अब आप फिगर देख सकते हैं, ठीक है, रेड और वाइट स्टोन में पूरा का पूरा ये बना हुआ है, देख रहे हैं आप इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से उनका पूरा स्टाइल था। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट, विच आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। जो कल्चरल हेरिटेज में आते हैं, जो कल्चरल मतलब कि मेड चीज़ है, ठीक है, जो हमने आपने और हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई थी। तो पैलेसेस आ जाते हैं, महल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्टोन के अंदर जो वर्सेस और श्लोक लिखे जाते हैं या किसी राजा की बायोग्राफी लिखी गई थी, तो उसको हम कहते हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन। स्तूपास बनाए गए हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, आर्ट वर्क पहले के टाइम में, अभी तक हम इतना हिस्ट्री करते आए हुए हैं, लिटरेचर, लाइफस्टाइल, ये सब के सब जो हैं वो बाय मैन क्रिएटेड है, और ये एक इनवैल्यूएबल गिफ्ट है फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो वो हम कहते हैं ना, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है, क्या ये वो, तो ये है कि ये सब हम जब रीड करते तो देखा जाता है कि वो किस ऑरा में जी रहे थे, ठीक है, उनकी क्या सोच थी और उनकी क्या क्या चीज़ें हमें आगे और कैरी ऑन करते हुए जाना है, तो ये सब आता है। पास्ट ऑलवेज मेक्स प्रेजेंट एंड प्रेजेंट ऑलवेज मेक्स फ्यूचर, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेग्रोटाइट, जिसको हम हब्सी कहते हैं, ओके। अब कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं जो नेग्रोस होते हैं, ठीक है, वो इंडिया में सबसे पुराने, मतलब सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया के जो वासी थे वो शायद नेग्रोस थे। वो इंडिया में आए थे अफ्रीका से वाया बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान का रास्ता कवर करते हुए इंडिया में आए थे। और अफ्रीका के आप लोग देखते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा, ब्लैकिश लोग होते हैं, ठीक है, बाल कर्ली होते हैं ना, ठीक है, तो देवर द ब्लैक, ओके, कर्ली हेयर, और उनकी हाइट तकरीबन 4 से 5 फीट की होती थी, ओके। तो ये कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मैंने इसके लिए आपकी फ़ोटो दे के रखा हुआ है, यू कैन मेमोराइज इट। नाउ नेक्स्ट, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हमें इन्फॉर्मेशन देना है। तो सबसे पहली केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बनाई गई थी 1906 में रानीपत, तमिलनाडु में। ये बेसिकली वैसे तो क्या था, नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्री थी। डिफरेंस क्या है केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजिंग में काम कर रही है, ठीक है, मतलब कि सिर्फ फर्टिलाइजर बना रही है फॉर द खेती बाड़ी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री स्टार्टेड व्हेन फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, उन्होंने पहला फैक्ट्री बनाया था सिंदरिन में। केमिकल इंडस्ट्री इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, गुजरात में तो बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। गुजरात के अंदर फैक्ट्रीज़ जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा, इन सब में स्थित है, ठीक है। बहुत सारे आप केमिकल इंजीनियर्स देखना आपको इन जगहों पे ज़्यादा पाए जाएंगे, ओके। तो वो अगर कहीं और रहते हैं तो वो वहीं पर ही उनका जॉब होता है, क्योंकि यहाँ पे हब है केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, ओके। चलिए नेक्स्ट, वाई इज़ मिक्का यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। इसके लिए यूज़ करते हैं क्योंकि मिक्का जो है वो फायर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आग को रोकता है और बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गया, डायनामो हो गया, रेडियो, टेलीफोन, कार, स्टीमर्स, ये बनाना आसान होता है। तो क्या वो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आग लग जाना, तो वो आग लगने नहीं देता है। इसके लिए इन सब चीज़ों में हम लोग मिक्का का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये मिक्का एक
मिनरल है, ठीक है ना, मिक्का पाजी नहीं है जो गाने गाते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स और बॉक्साइट। मिनरल क्या होते हैं? अब बेसिकली जब हम लोग खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उसमें से जो मैटर हमें मिलता है ड्यू टू द इनऑर्गेनिक प्रोसेस, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक प्रोसेस की मदद से एक कुछ मैटर बन चुका है, एक सॉलिडिफिकेशन फॉर्म आ चुका है रॉक के फॉर्म में, क्या उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल जुड़े हुए हैं, वो जो केमिकल कंपोजिशन होता है स्पेसिफिक, ठीक है, उसको अपन कहते हैं मिनरल। बॉक्साइट जो है वो एक और है, ओके, एक ऐसा पत्थर जो हमें ज़मीन से मिलता है जिसके अंदर एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम कहते हैं बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम बेसिकली, ठीक है, इसको यो हम अर्थ से निकालते हैं और उसमें से एल्यूमिनियम को निकाल के हम उसको प्योरीफाई करते हैं, देन वी आर यूजिंग इन अवर एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बताए हुए हैं। अब आर्टिकल 15 में बेसिकली उन्होंने बताया है कि एससी जो लोग होंगे, अगर आपको इसमें एसटी भी पूछते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो वो भी सेम ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दे हैव द एक्सेस टू ऑल द पब्लिक प्लेसेस, वो हर उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे हम और आप जाते हैं, हर जगह पे, ठीक है। तो आर्टिकल 15 में बोला गया कि उनको आप कहीं पे बैंड नहीं कर सकते हो, कि नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या था पुराने टाइम में एससी वालों को कैसे वो अछूत मानते थे, हरिजन, दलित, आपने ये सब कुछ सुना होगा, तो वो उस कैटेगरी में रखे जाते थे, ठीक है। तो उनका मंदिर में आना बैंड था, ठीक है, बाहर गार्डन वगैरह में अगर जहाँ पे ब्राह्मण लोग हैं ये है तो उनका बैंड होता था। तो इसकी वजह से बोला गया कि नहीं, ये हर जगह पे आ जा सकते हैं जैसे आप और हम जाते हैं। आर्टिकल 16(4) में कहा गया है दैट द स्टेट टू मेक रिजर्वेशन, उनके लिए लिटरली एक रिजर्वेशन कैटेगरी आएगी गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर, जो आप काफ़ी वाकिफ़ हो इन चीज़ों से, ठीक है, कि उनके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग होता है, मार्क्स का भी, पासिंग परसेंटेज का भी, ओके, एज का भी, काफ़ी सारा, तो वो थोड़ा सा प्रोविजंस बनाए गए थे ताकि उनको थोड़ा अपलिफ्टमेंट मिले। आर्टिकल 17 में ये बताया गया है कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, छुआछूत, वो बैंड है बिल्कुल। अगर कोई भी कुछ करता है, ठीक है, छुआछूत का कुछ होता है तो फिर उसको जेल होगी या उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे छुआछूत मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर पहले तो क्या होता था ना कि जैसे एससी वाले, तो समझो एक ब्राह्मण है या कोई उच्च जाति का है, तो अगर वहाँ से वो सिर्फ गुजरता भी था ना तो ब्राह्मण 2 बार और नहा लेता था कि अरे उसकी छाया मेरे पे पड़ गई, ठीक है, तो मेरा तो दिन जो है वो अशुभ हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले मानसिक, मैं तो इसको बीमारी बोलूँगी, मानसिक बीमारियाँ हुआ करती थी, ठीक है। तो फिर ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया, जैसे जैसे एजुकेशन आया, सोच बदली लोगों की, तो चेंज होने लगा। अब द पॉइंट इज़ कि वो इतने ज़्यादा पिछड़ी जाति के थे ना कि उनको इक्वलिटी देने के लिए हमें कुछ ना कुछ उनको प्रोविजंस देने पड़ रहे थे, थोड़ा सा लाइक इट्स एन हेल्पिंग हैंड फॉर देम, ठीक है। फिर आर्टिकल 46 में ये आया दैट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द एससी। अब स्टेट मतलब कि अगर किसी भी राज्य में एससी के साथ, एससी एसटी वालों के साथ कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन होता है तो वो पूरा स्टेट जिम्मेदारी लेगा। उनके एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए भी पूरा का पूरा स्टेट जो है वो आई थिंक कोई ना कोई योजना बनाना, ये सब करना वो स्टेट को करना होता है। आर्टिकल 330, 332 और 334 के अंदर रिजर्वेशन सीट्स जो हैं वो उनको दी जाएंगी इन द लोकसभा एज वेल एज इन द विधानसभा जो स्टेट्स में होती हैं। देयर इज़ अ रिजर्वेशन सीट्स फॉर द एससी इन द रूरल एंड अर्बन, दोनों लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर भी उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेटअप किया है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, NSCC, हाँ NSCC, ठीक है, इसको शॉर्ट में NSCC कहते हैं, ओके, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन। ये सेटअप किया है ताकि उनको प्रोटेक्शन दी जाए और उनके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए जाएं, ओके। चलिए नेक्स्ट, नेम द राइटर्स ऑफ द संगीत रत्नाकर एंड संगीत परिजत। संगीत परिजत और संगीत रत्नाकर के राइटर्स का नाम लिखिए। देखो, संगीत रत्नाकर को लिखा गया था बाय द पंडित सारंगदेव ऑफ दौलताबाद, देवनगरी जिसको हम कहते हैं ना, देवगिरी, ओके। उन्होंने संगीत रत्नाकर लिखा था और वो बेसिकली नॉर्थ और साउथ का जो म्यूज़िक है, ठीक है, वो इस पर बहुत ज़्यादा बेस्ड है। तो जिनको भी म्यूज़िक का आइडिया है, उनका ज्ञान है, आप उनसे पूछिएगा। अगर आपके स्कूल में म्यूज़िक टीचर है उनसे आप ये चीज़ ज़रूर पूछिएगा। अगर उनकी स्टडी डीप होगी तो आपको इसका आंसर ज़रूर देंगे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर जब वो म्यूज़िक सीखने आते हैं, जब उनके लिए क्लासिकल म्यूज़िक आता है, तब इन
शख्स की जो म्यूज़िक है वो उस दौर में सिखाई जाती है। तो साउथ और नॉर्थ में ही दोनों बहुत चलता है संगीत रत्नाकर। फिर संगीत परिषद की बात कर लेते हैं तो पंडित अहोबाले ने लिखी थी 1665 में, और ये नॉर्दर्न हिंदुस्तानी म्यूज़िक पे काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है, ठीक है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बुक ऑन द म्यूज़िक, जैसे मैंने कहा। तो इन दोनों शख्सियत की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है इन द म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द पाटन्ना पटोला, ठीक है। पाटन्ना पटोला पे हमें एक लिखना है। अब बेसिकली सोलंकी एरा के अंदर, आपको एरा मतलब याद होगा युग, ठीक है। तो सोलंकी युग जब चल रहा था वो गुजरात के लिए गोल्डन एरा माना जाता है, क्योंकि इंडिया के अंदर उस टाइम पे वीविंग प्रोसीजर जो था वो काफ़ी डेवलप था। लाइक कॉटन के बॉल्स हैं, क्या है, उसमें से कपड़ा बनाना, ठीक है, उसको वीव करना, तो ये बहुत चलता था। ड्यूरिंग द राइन ऑफ द सिद्धराज जयसिंह, जब इनका राज्य चलता था तो बहुत सारे जो वीवर्स थे वो पाटन में आए थे, वहाँ पे सेटल डाउन हुए थे। उन्होंने कुछ टाइप का फैब्रिक बनाया था। उस टाइम पे साड़ियाँ बहुत चलती थी, तो उसका नाम रखा था पटोला साड़ी। पटोला साड़ी देखा जाए तो 850 साल पुरानी ये एक आर्ट है। पटोला में होता क्या, पटोला का मतलब क्या, पटोला, ठीक है, मतलब डबल। तो ये एक डबल इक्ट था। डबल इक्ट मतलब क्या होता है कि साड़ी को आप दोनों तरफ पहन सकते हो, ठीक है। तो मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक हमारे सीधा साइड है, इसके अंदर का उल्टा साइड है। इसमें उल्टा सीधा है ही नहीं, जिस साइड पहनना है आप वो साड़ी पहन सकते हो। तो ये एक आर्ट कला, ठीक है, ये तो हमारे गुजरात की जो पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। इस अभी आपको वही लिखा हुआ है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस साड़ी के वो यही है कि एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन ऑन बोथ द साइड्स, ओके, वन कैन वेयर इट फ्रॉम ईदर साइड, किसी भी साइड से वो पहन सकता है। पटोला की साड़ी जो है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती थी, काफ़ी लंबा समय चलती थी। उनके कलर्स जो थे वो वैसे के फेड नहीं होते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, चीज़ें फेड हो जाती 2-3 बार धोने पे, तो काफ़ी लंबे समय तक चलती थी और उनके कलर्स वैसे चमकीले चमकदार होते थे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कहा जाता है कि गुजरात के अंदर जो पटोला की डिज़ाइन है, ठीक है, वो बहुत चली। और लाइक मतलब ये बोलते हैं ना कि जो क्लोथ है, जो साड़ी, वो फट जाएगी पर उसकी डिज़ाइन नहीं ख़राब होगी। मतलब ऐसा था कि कपड़ा ख़राब हो जाएगा, वो फट जाएगा, वो डिज़ाइन ऐसी कैसी रहेगी, इस तरीके से था। आजकल हम लोग लेते हैं तो कुछ भी यहाँ लिखा होता है, जैसे आपको पता है मिमोग्राफ्स एंड ऑल दैट, 2 बार वॉश कर दो, तीसरी बार वो निकलने लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि वो कपड़ा फटेगा, डिज़ाइन नहीं फटेगी, या डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। इसके लिए वर्ल्ड फेमस हो गया था पाटन का पटोला या पटोला ऑफ पाटन। मेकिंग द पटोला साइज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, और वो एक्चुअली टाइम डिमांडिंग आर्ट है, जिसकी वजह से ये काफ़ी महंगा बिकता था। अभी तो खैर ज़्यादा लोग हैं नहीं, ठीक है, अब हैंडफुल आर्टिजन्स बचे हैं, क्योंकि मशीनें आ गई ना। तो मशीन आ गई तो ये जो हाथ से जो कारीगरी थी, ठीक है, ये वाली जो कला थी वो धीरे धीरे कम होती गई, मशीनों पे काम होता गया। तो मैंने आपको जस्ट एक इमेज दी हुई, तो आप देख सकते हैं किस तरह के साड़ी को फ्रेम आउट कर रहे हैं और उसमें डिज़ाइंस बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ओके। इट विल टेक ओनली फ्यू सेकंड्स कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाउ डिड यू लाइक द सेशन, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत सिंपल आंसर देने में, तो ऐसा कुछ है तो ज़रूर बताइएगा कि यू आर फाइंडिंग द आंसर सिंपल एंड ईजी एंड विद द इमेजेस से थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाता है। जनरली एसएसटी हमें बोरिंग इसके लगता है क्योंकि हम कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो आई एम ट्राइंग कि आपको थोड़ा जहाँ ज़रूरत हो पा रही है वहाँ पे मैं आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन करवा पाऊँ कि आप चीज़ें देखो कैसे बनती हैं, क्या होता है। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस अलॉन्ग विद द प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। अब भरतनाट्यम जो है वो तंजौर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से ओरिजिन हुआ था। कुचिपुड़ी जो है वो 15th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था आंध्र प्रदेश में। कथकली केरला से ओरिजिनेट है, कथक नॉर्दर्न इंडिया, और मणिपुर डांस जो है वो मणिपुर ईस्ट इंडिया से, ठीक है। बस इतना ही, कुछ और कुछ है नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कुमिन और गरबा। कुमिन क्या होता है? अब बेसिकली ये जो मणिपुर डांस अपन ने बात की ना, तो मणिपुर डांस में साड़ी लपेटी जाती है पूरी, ठीक है। और वो जो साड़ी लपेटते हैं ना, तो ग्रीन कलर का एक पूरा पोर्शन होता है। आप कोई भी मणिपुर का फ़ोटो देख लीजिएगा, और उसके अंदर प्लेट्स लगे होते हैं, ठीक है। जैसे अपनी मम्मी कैसे यूँ प्लेट्स चुन्नर बना के साड़ी लपेटती हैं, वैसे अब वो सारे के सारे ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो उसी को ही द प्लेटेड ग्रीन कलर्ड पेटीकोट, अब उसको साड़ी नहीं बोलते क्योंकि साड़ी में अपन क्या होता है, यूँ लपेट के फिर पल्लू इस तरीके से होता है, वो पूरा खाली कमर पे यूँ पूरा बस चुन्नट करके प्लेटेड फॉर्म में लगाया जाता है, ग्रीन कलर का ही होता है, तो उसको कहा जाता है कुमिन। ये ज़्यादातर मणिपुर डांस में आपको देखने को मिलता है।
बात करते हैं गर्भा की। तो गर्भा जो है वो डिराइव हुआ है गर्भ से। गर्भ मतलब क्या होता है? डीप। ठीक है, अब जैसे माँ का गर्भ आपको पता है, जहाँ पे 9 महीने बच्चा जो है वो सक्षम तरीके से डेवलप होता है, तो गर्भ। ठीक है, तो बेसिकली गर्भा वहाँ से आया था। तो यहाँ पे हम लोग गर्भ दीप, दीप मतलब यहाँ पे क्या है? लैंप। ठीक है, तो एक मटका देखा है आपने, कैसा यूँ गर्भ की तरह होता है फूला हुआ, और बीच में हम लोग क्या रखते हैं? दिया रखते हैं। गरबा नवरात्रि तो आपको पता ही है। ठीक है, तो वो एक मटका पता है 9 दिन रखा जाता है, फिर 9वें दिन पता नहीं कौन से दिन क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गई, शब्द ही भूल गई। निवेद। ठीक है, हाँ ऐसा कुछ होता है, और निवेद करने जाते हैं। तो वो बेसिकली मटके को माता के मंदिर में को रखने वाला, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कुछ को बताओ उसे बताना, मुझे एग्जैक्टली मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट ये कि वो मटका रखते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा छेद होता है, होल्स होते हैं उसमें, जिसमें दिया जलता है, तो उसको गर्भ कहते हैं हम लोग, गरबा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ठीक है, राइट एनी टू। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमारे लिए कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किस तरीके से करना है हमारे हेरिटेज का, और इसमें क्या ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। तो सबसे पहले तो भैया देखो, आप किसी भी चीज़ को सीने से लगा के कब रखते हो? जब आपको बहुत प्यारी होती है, जब आप उसको अपना मानते हो। तो सबसे पहले तो वही इन्होंने बोला है कि आप ना, पहली बात तो जो भी हमारे पास हेरिटेज है, जो भी हमारे पास महल हैं, फोर्ट्स है, वॉटेवर है, उसका इम्पोर्टेंस समझिए। ठीक है, उस कल्चर को अपनाइए, और फिर आप समझिए कि उसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है, टू मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट, टैंक, रिवर, पॉन्ड, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको, ये सब हमारे ही हैं। ठीक है, ये कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो हमें इनके साथ जीना, और ये हमारे साथ जिएंगे। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम थोड़े से मॉडर्न सिविलाइज्ड हो गए हैं, और वो एनिमल्स वगैरह उतने सिविलाइज नहीं हुए, तो हमें उनका ध्यान देना है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये हमें कैसे मेंटेन करना है, बिकॉज हमारे पास भगवान ने दिमाग थोड़ा सा तेज़ दे दिया है, तो ये समझने सोचने की शक्ति हमारे पास ज़्यादा है। तो और जो भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके साथ हमें कैसे रहना है? कंपेशनेट। इसका मतलब कि अगर उनको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम उनकी देखभाल करें। ठीक है, उनको खाना खिलाएं, ये करें। तो इस तरीके का हमको ये ड्यूटीज़ बनती है। ठीक है, ना कि उनको हम चप्पलें फेंक के मारें, दूर भगाए, हट बोलें, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है ना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करें, वहाँ पे अपना दिल बनाकर, ठीक है, कोई 2 लवर्स के नाम लिख देना, ये वो ऐसा ना करें। ठीक है, और ना ही कुछ भी लोग लिख के आ जाते हैं। ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, और वायलेंस नहीं। ठीक है, भाईचारा बना के रखिए, तो वो देश में, वो जगह पे रहने में मज़ा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ द एशियन कल्चर, एक्सप्लेन। ठीक है, इंडिया जो है वो एशियन कल्चर का एक लैंड माना जाता है, कैसे? देखो, सीधी सी बात है कि इंडिया की हिस्ट्री अगर हम उठा के देखते हैं, तो इंडिया की हिस्ट्री थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पुरानी है, और इंडिया का जो एशियन इंडिया था उसके बारे में पूरा विष्णु पुराण में, ठीक है, पूरा स्क्रिप्चर किया गया, उसमें हाईलाइट्स पॉइंट्स दी गई है, हमारे इंडिया का जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ कैसे हैं इंडिया की। ठीक है, हमारे यहाँ पे कल्चर कैसा है, स्पिरिचुअलिज्म हमारे यहाँ पे कैसा है, वो सब कुछ उसमें बताया गया है। विष्णु पुराण में तो ऐसे वर्सेस दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि द लैंड विच लाइज ऑन द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द हिमालय कॉल्ड द भारत। समझ रहे हो, हिमालय के साउथ में और ओशियन के नॉर्थ में जो आता है उसको भारत कहते हैं, ये चीज़ बोली गई है। अब हिमालय एक्चुअली देखा जाए तो चाइना टिबेट वाला पूरा पोर्शन है। ठीक है, तो वहाँ से जो साउथ का पोर्शन थोड़ा आता है, वहाँ हिमालय का साउथ इंडिया शुरू करेगा, इंडियन ओशन का नॉर्थ पार्ट, मतलब इंडियन ओशन की शुरुआत नीचे साउथ हो जाएगा ना, शुरुआत जो है इसके बीच में जो लैंड आती है उसको हम इंडिया बोलेंगे, भारत बोलेंगे। और वहाँ के जो लोग हैं वो माने और जाने जाएंगे उनके कल्चरल और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के कारण पूरे दुनिया भर में। ये विष्णु पुराण में लिटरली लिखा हुआ था। तो इसके लिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द एशियन कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ देयर एन इंक्रीज इन द यूजेज ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी टुडे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज़ क्यों होने लगा है? देखो, पहली बात तो 2 आती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब कि ट्रेडिशनल एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वुड का यूज़ करना, ये कन्वेंशनल होता था। नॉन कन्वेंशनल इसका मतलब कि कन्वेंशनल का उल्टा। ठीक है, अब हम कुछ नया ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे और इसका यूज़ जो है वो ज़्यादा होने लगा है। क्यों? देखो, जैसे मैंने कहा कि कोल और मिनरल ऑयल मतलब पेट्रोलियम वगैरह जो वो कन्वेंशनल है, बट वो कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल। आपको पता है ख़त्म होने की कतार पे ही हैं अभी ये सब के सब। इसका मतलब ये है कि उनका जो अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, और एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। अब अगर ये प्रॉब्लम से हमें बचना है तो हमें
एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। या तो हमको कंजर्व करो, जो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ख़त्म तो होने ही, आप कितना भी संभाल के चलाओगे। समझो कि अभी ये कहा जाता है कि 50 साल तक और है हमारे पास, पूरे वर्ल्ड में 50 साल तक चले उतना है। बाकी के आगे का क्या, अगर आप बचा के चलोगे तो 50 से समझो 80 साल तक चलेगा, 100 साल तक, उसके बाद तो ख़त्म होगा ही ना। तो वी हैव टू मूव, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यही अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखो एक्चुअली हम लोगों ने शुरू कर भी लिया, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हम लोग यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी का, बायोगैस का, टाइडल, जियोथर्मल, विंड एनर्जी, ये सारी से रिन्यूएबल है, ठीक है, रीन्यूएबल, वो रिसाइकल होती रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर द इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी, ठीक है, वो ख़त्म। सन एनर्जी है, सन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, ठीक है, जब तक है जहाँ तब तक सन तो है ही, तो वो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बहुत से कंट्रीज़ ने ऑलरेडी इनके ऊपर काम करना शुरू कर लिया है, यूएस, रशिया, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान। 1981 में इंडिया ने एक कमीशन फॉर्म किया था, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी केस, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंडिया के अंदर एप्लीकेबल रहेंगे। और गुजरात के अंदर गेरा, मतलब कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू भी कर दिया था, ठीक है, और अभी हम लोग यूज़ भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वी आर यूजिंग द कुकिंग गैस, जो बायोगैस है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आजकल घरों के ऊपर आप देखोगे सोलर पैनल्स लगे हुए, तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड और काफ़ी हद तक ये डेवलप हो भी चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ही है चार्ट, तो मैंने बस वहाँ से इसको थोड़ा उठा के रखा हुआ है यहाँ पर। तो मेटेलिक मिनरल्स के अंदर आप देखोगे तो हमारे पास 4 टाइप के आते हैं, प्रीशियस, लाइट, मिनरल यूज फॉर द कॉमन पर्पस एंड मिनरल यूज एज अ अलॉयस। प्रीशियस मतलब कि गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लाइट की बात करें तो हल्के हल्के से मैग्नीशियम आता है, बॉक्साइट आता है और टाइटेनियम आता है, ठीक है। कॉमन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं आयरन, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, निकल सब। और अलॉय के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं क्रोमियम, मैंगनीज, टंगस्टीन, एन आएगा पीछे, और वेनेडियम, ठीक है, इतना ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। इन विच वेटलैंड्स रीजन्स ऑफ इंडिया डू द माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू स्पेंड द विंटर। अब जो बर्ड्स बाहर से आते हैं उसको माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में अपना विंटर स्पेंड करने के लिए किन किन जगहों पे आते हैं, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कनाडा है, वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है। अब इतनी ठंड के अंदर तो बेटा बर्ड्स मर जाएंगे, तो इसके लिए जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि किलोदेव भरतपुर राजस्थान में है, नल सरोवर जो है वो गुजरात में है, वहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्टेट द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। ऑनरशिप मैनेजमेंट में फॉरेस्ट का क्या है, तो 3 टाइप के हमारे पास फॉरेस्ट रहते हैं। एक आता है स्टेट फॉरेस्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो कंट्रोल करते हैं। कम्युनल फॉरेस्ट जो है वो कुछ कम्युनिटी, जो ट्राइब्स वगैरह होते हैं जंगल में रहती है, तो जैसे लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, ये सब उनको हैंड ओवर करती हैं। प्राइवेट जो एक बंदे जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अहमदाबाद में एक जगह पे है साराभाई, जो साराभाई आपने सुना होगा, ठीक है, जो साइंटिस्ट थे विक्रम साराभाई, उनकी फैमिली के अंडर वो आते हैं, तो वो इंडिविजुअल ऑनर में आ गया, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट। तो फॉरेस्ट लैंड ऑन बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड द प्राइवेट। ये आपको ज़्यादातर ओडिशा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। सम ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हेफेजर कंडीशन। अभी तो क्या कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है ना कि टोटल प्लेस जो है वो बैरन हो चुका है, मतलब वहाँ पे खेती बाड़ी भी नहीं हो सकती है, ठीक है, फॉरेस्ट तो पूरा चला ही गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड स्टार्ट लर्निंग दिस ऑल दिस क्वेश्चन। आपको बहुत हेल्प होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर एंड द बोर्ड। खेल बोर्ड के लिए तो मैं आपको और अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, पर पहले थोड़ा प्री बोर्ड की फोकस कर लेते हैं। जनवरी में प्री बोर्ड आ रहे हैं, तो प्री बोर्ड के मार्क्स हमारे इंटरनल में जुड़ते हैं, तो यू हैव टू फोकस द प्री बोर्ड ऑल्सो। तो चलिए बच्चों, कैसा लगा वीडियो डू शेयर ज़रूर बताएंगे, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, हार्ड वर्क अच्छे से कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।